जी डॉक्टर स्वाति। हाँ जी, प्रणाम सभी को। अ, अंकल, जैसे आपने बताया, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि बहुत हाई प्रोफाइल है। हम में से कोई भी हाई प्रोफाइल नहीं होता। बस मुझे लगता है कि जो जिसको पता हो वो बस बता देना चाहिए, सबके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे जितना हो सके सबको फायदा मिले। और हम थोड़ा जागरूक रहें, क्योंकि कभी ना कभी हमें कुछ चीजें पता होती हैं, पर जब हम दूसरे के मुंह से सुनते हैं तो शायद वो और इफेक्टिव हो जाती हैं। मतलब मेरा भी ये अपना ये अनुभव है। तो जैसे कि हम एक किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रॉबिन राइट की, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। तो उसके आज हम दूसरे चैप्टर के ऊपर हैं। वो उसी का ही पहले का ही एक्चुअली कंटिन्यूएशन है, जिसमें कन्वेंशनल मेडिसिन जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, उसी को ही आगे ले जाते हुए उस दूसरे भाग में भी कंटिन्यू करा है। उसमें सबसे पहले एक रिसर्च लिखी गई है। एक एमडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर जोहन। उन्होंने ये बताया है कि 1987 में एक स्टडी हुई है, जिसमें जो मेजोरिटी ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो कैंसर को ट्रीट, कैंसर स्पेशलिस्ट बेसिकली। उसमें 1987 में, मतलब इट्स एक्चुअली अ वेरी ओल्ड, बहुत ओल्ड स्टडी है। तो उसमें उस टाइम में भी ये बताया था कि 81% ऑफ कैंसर स्पेशलिस्ट कंसेंट नहीं देते इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए कीमोथेरेपी की, और उसकी टॉक्सिसिटी को देखने के लिए, उसके अनएक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ टॉक्सिसिटी को जान जान क्योंकि वो जानते हैं, इसलिए वो कीमोथेरेपी के ट्रायल्स के लिए कंसेंट नहीं लेते। तो ये स्टडी हुई थी 1987 में। तो ये एक अलार्मिंग है हम सबके लिए, क्योंकि इतना पहले भी स्टडीज स्वाति, हो चुकी। ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, मतलब जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, ये समझ नहीं है, क्लियर नहीं हुआ। ऑन्कोलॉजिस्ट एक स्टडी में बेसिकली, जब हम ट्रायल्स करते हैं, कोई भी ट्रायल होता है, तो ऐसे नहीं होता कि कोई भी ट्रायल बस हो जाता है कि हमने लोगों को इकट्ठा करा। हम उनसे कंसेंट लेते हैं, कोई भी जब हम स्टडी भी करते हैं, जब हम किसी को भी अपने स्टडी रिसर्च में इन्वॉल्व करते हैं, तो हम उनसे कंसेंट लेते हैं, उनसे एक अप्रूवल लेते हैं कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है कि हम उनको, उनके ऊपर हम दवाई या इंजेक्शन या कुछ भी, जिस भी तरीके का ट्रायल है, इंटरवेंशन है, उनको कोई दिक्कत है। तो ये स्टडी हुई है 1987 में यूएस में, एंड डॉक्टर जोहन ने इनको रिपोर्ट करी है। तो इसमें ये बताया कि जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उन्होंने भी 81%, मतलब जितने लोगों को सर्वे ये भेजा फॉर्म, उसमें 81% लोगों ने कंसेंट नहीं दिया कि हमें इस ट्रायल में भाग नहीं लेना। तो आई मीन कि जब इतने सालों पहले ऑन्कोलॉजिस्ट ने ही, उनको भी पता है कि भाई क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उन्होंने ही कंसेंट नहीं दिया ट्रायल में, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है। तो जो नॉर्मल हमारे लेमैन होते हैं, उनको पता नहीं होता, और किसी ना किसी तरीके का रिवॉर्ड देते हैं। जब नॉर्मल लेमैन को इंक्लूड करते हैं रिसर्च में, जैसे कोविड की भी हुई थी, तो किसी ना किसी तरीके का रिवॉर्ड दिया जाता है। ऐसे नहीं कोई भी क्यों आएगा। पर ये स्टडी ऑन्कोलॉजिस्ट में हुई, तो उनमें तो रिवॉर्ड देने का या किसी तरीके का उनको बेनिफिट का मतलब ही नहीं है, उनको पहले से ही क्योंकि पता है। तो ये एक अलार्मिंग है एक्चुअली, कि जब ऑन्कोलॉजिस्ट ने ही ट्रायल के लिए नहीं करा, तो फिर बाकी तो कोई कैसे, बाकियों को पता होना चाहिए एक्चुअली। अननोटिस रह जाती है, बाकियों को तो पता ही नहीं होती है कि भाई ये ट्रायल है और इससे हमें ये नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं है एक्चुअली, वो तो एक तरीके से अंदर मारता है, जैसे हमने आगे भी करा है। और उसी किताब में जैसे ये लिखा हुआ है कि वो हीलिंग हीलिंग जो पावर होती है वो उनमें नहीं होती है। मैं तो कहूंगी उसमें क्योरिंग पावर भी नहीं होती है, क्योंकि किसी भी ड्रग को थोड़ा पता है कि इस शरीर के इस भाग में, इस सेल में कैंसर है, तो वहीं पे एक्ट करो। एक्चुअली जब हम एक नॉर्मल पेन किलर भी लेते हैं, तो ये तो आई थिंक सबने महसूस करा होगा। कभी कभी क्या होता है, हमें किसी एक बॉडी पार्ट पे ज्यादा दर्द होता है, तो जब हम पेन किलर लेते हैं, तो हमारा वो दर्द तो ठीक होता ही है, पर जहाँ हमारे आसपास भी दर्द होगा वो भी ठीक हो जाता है।
इसका मतलब दवाई को नहीं पता कि जी हमें दर्द कहाँ ठीक करना है, उस टाइम में जहां 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 दर्द हो रहा होगा वो ठीक हो जाता है फॉर टेम्पररी रिलीफ। यही इफेक्ट कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी उन सेल्स को मारता है जहाँ कैंसर है, पर वो फिर सबको मार देता है जो उसके आसपास हैं, या जो जो हमारे, और उस मारने के चक्कर में वो उनको इफेक्ट करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, जो हमारे WBCs होते हैं, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी के लिए बने हुए होते हैं। हमारे ब्लड में बहुत सारी तरीके के सेल्स होते हैं, उसमें से कुछ होते हैं RBC, WBC। RBC ये सबको पता होता है, खून बनाने के लिए होते हैं। WBC आर मेंट फॉर इम्यूनिटी। तो वो डायरेक्टली, मतलब वो तो सभी को मार रहे हैं ना, तो वो उनको भी मारेंगे तो हमारा इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा? तो और इससे कहीं ज्यादा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक्चुअली उसमें यही बताया था मैंने, ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया है कि ट्यूमर जो है वो हमेशा हमारे शरीर में होता है। वो बेसिकली एक सिम्टम है डीपर प्रॉब्लम की। वो कोई एक दिन का या 2 दिन का तो है नहीं कि जी आज हमें कुछ हुआ। जैसे कि आई थिंक अंकल आपने भी बताया कि, और ये फैक्ट है, क्यों हमें ऐसा क्यों है कि हमें कोई भी जब तकलीफ होती है वो हमारे 80% से ज्यादा हो जाती है तब हमें पता चलता है, क्यों नहीं हमें पहले पता चलता? ठीक है, हम नॉर्मल ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं, हम एक रेगुलर, जब तक ये नॉर्मल ह्यूमन मेंटालिटी होती है और थोड़ा सा हमें चेक रखना चाहिए, पर ऐसे कोई रेगुलर इन्वेस्टिगेशन और बहुत ज्यादा हम एक नॉर्मल रूटीन ही कराएंगे। पर हम ऐसे तो नहीं है कि हम अपने अननेसेसरी एक्सरेज कराएंगे या स्कैन्स कराएंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि 80% तक हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी बॉडी लड़ती है। वो 80% के बाद ही होता है जब हमारी बॉडी लड़ नहीं पाती, पर जब हमें पता चलता है तो काफी लेट हो चुका होता है। इस लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 80% का काम तो हमारी हमारी शरीर की क्षमता कर ही रही है। वो जो 20% है, 80% तक वो आने भी नहीं देते अगर हम अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे। और बेसिकली उसमें ये बताया कि जैसे हमारी सर्जरी होती है, सबसे पहले या तो बोलते हैं सर्जरी, सर्जरी हुई, एक पार्ट कट गया, और जहाँ पे भी हमारा ट्यूमर है, उसके बाद वो कीमो बोलते हैं या रेडियो बोलते हैं उसको जलाने के लिए। रेडियो में जब वो जलाते हैं, सो इतना ज्यादा, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, वो ऐसे जल जाता है कि उससे पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वहां पे पूरा भाग, एक तरीके से आप सोचो रेडिएशन से जलाया गया है। तो अंदर तक जितने ऑर्गन्स हैं हमारे, हमारा लिवर है, लिवर में मेन हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। जब हम कीमोथेरेपी लेते हैं हमारे लिवर पे बहुत, वैसे तो सारी ड्रग से फर्क पड़ता है बट उस पे बहुत ज्यादा एकदम से अटैक पड़ता है, क्योंकि उनको वो मेटाबोलाइज करनी है। एक नॉर्मल मेडिसिन हम ले रहे हैं और एक हम बल्क ऑफ कीमोथेरेपी में बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है। वो बल्क ऑफ, ऑलरेडी हमारा शरीर बीमार है, और उस केस में हम उस लिवर को बोलें कि जी अब आप इतने भारी प्रोडक्ट को, केमिकल एक सब्स्टिट्यूट को, आप इसको मेटाबोलाइज करो। सो अगर हम नॉर्मल भी सोच के देखें तो वो कैसे करेगा? है तो एक हमारा शरीर ही। तो इसका इसलिए हीलिंग नहीं होता है। और इनफैक्ट उसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टडीज भी लिखी हुई हैं। उसमें एक चीज उन्होंने बताई कि जो एक स्टडी करी गई, जो पब्लिश हुई थी, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, क्लिनिक ऑन्कोलॉजी अगेन कैंसर रिलेटेड जर्नल, क्लिनिकल मतलब जो पेशेंट रिलेटेड होता है। वो स्टडी पब्लिश हुई थी मॉर्गन ने। उसमें उन्होंने ये बताया कि जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हम कैंसर में हम भी देखते हैं, अपने दांतों से रिलेटेड भी, पूरे बॉडी में हम ये देखते हैं कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट है उसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट क्या है। 5 ईयर सर्वाइवल रेट मतलब कि जब कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उसके 5 साल के बाद मरीज का क्या हो। क्योंकि ये जानना, यही तो हर इंसान यही तो चाहता है कि हम लंबा जिए और हम अच्छा जिए। तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट बेसिकली उसका एक मेजरमेंट पैरामीटर है। तो इस स्टडी में ये देखा गया कि ये ऑस्ट्रेलिया और US में हुई, क्योंकि ये US रिलेटेड किताब है। उसमें ये देखा गया है, ये बहुत अलार्मिंग है, कि सिर्फ 2% लोग हैं जो 5 ईयर सर्वाइवल तक पहुंचे आफ्टर दिस ट्रीटमेंट ऑफ कीमो रेडियो सर्जरी। और 2.3 है जो ऑस्ट्रेलिया में है और 2.1 है जो US। इंडिया का इसमें अभी तक पब्लिश नहीं है।
तो ये हमारे लिए बहुत ही सोचने लायक चीज है कि जब इतने ट्रीटमेंट मोडालिटी के बाद जो इंसान इतना खर्चा करता है, इंसान मेंटली इतना अफेक्ट होता है, उसके आसपास के घर के सारे सब अफेक्ट होते हैं, 5 साल के बाद उसके चांसेस 5% भी नहीं है कि वो जिएगा। तो फिर हम क्यों करते हैं ये? और हम पूरा हमारा जिसके बाद मतलब खर्चा से रिलेटेड, मेंटल ब्लॉक से रिलेटेड सारा ब्लॉक हो जाता है, और हमें ये नहीं पता कि हमारा 5 साल के बाद कितना हम जिएंगे, कैसे जिएंगे, वो तो एक बहुत ही सेकेंडरी क्वेश्चन। तो उसमें तो ये था कि हम लोग जीते ही नहीं है, और ये फैक्ट है। उसमें एक और स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि ऐसे बहुत होते हैं केसेस यंग एज में, जब कैंसर डायग्नोज होता है, अब जो कीमो का इफेक्ट होता है वो फिर भी सर्वाइवल रेशियो अच्छा है, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर एज ऑफ मे बी 55 या 60, जो सर्वाइवल साइकिल है वो बहुत कम है। और इसलिए कन्वेंशनल अप्रोचेस में कभी हम नहीं लिख सकते कि हीलिंग है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा बहुत कम होता है कि एक बार कैंसर हो जाए और फिर ना हो। 60, 65, 70 प्लस जब कैंसर डिटेक्ट होते हैं, 99% कैंसर ये थेरेपी होने के बाद फिर से हो। तो ये तो फिर कहीं है ही नहीं कि वो रुक गया। तो जब वो रुकना भी नहीं है, जब वो 5 इयर्स का सर्वाइवल का भी हमें नहीं पता, तो फिर हम क्यों जा रहे हैं उनकी तरफ? सो बेसिकली उन्होंने लास्ट में इस चैप्टर को एंड ऐसे किया था कि जो जैसे हम कन्वेंशनल अप्रोच को पब्लिसाइज होती है कि भाई कीमो करा लो, रेडियो करा लो, सर्जरी करा लो, ऐसे ही हमारी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी आगे आनी चाहिए, और जिसका नाम होना चाहिए कि नॉन लीथल। नॉन लीथल मतलब जो टॉक्सिक नहीं है। जैसे कीमोथेरेपी का दूसरा नाम है साइटोटॉक्सिक। टॉक्सिक सेल्स को, सेल्स के लिए जो टॉक्सिक है, ये साइटोटॉक्सिक वर्ड हमें पता होता है जो हम डॉक्टर्स है मेडिकल लाइन में, बाकी लेमैन को नहीं पता होता, उनका नाम ही होता है साइटोटॉक्सिक। सो उन्होंने बोला कि ये कन्वेंशनल अप्रोच भी उसी तरीके से प्रमोट होनी चाहिए, जो कि इम्यून बूस्टर्स हो, नॉन लीथल हो, और हमारे अपने ही देश में जो जो अवेलेबल है। हालांकि मैं यहाँ पर एक ऐड करना चाहूंगी क्योंकि ये किताब पुरानी लिखी गई है थोड़ी सी। हमारे यहाँ अब आईसीएमआर में काफी रिसर्च हो रही है, हम लोगों से भी, हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें हमसे पूछते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ऑल्ट हर्बल मेडिसिन, ये काफी सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं, बट जितना फास्ट ये होना चाहिए उतना फास्ट शायद नहीं है। तो ये हम ही लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे ये देखना है कि हम कैसे नेचुरल चीजों के पास जाएं। हम जैसे आप अंकल, आपने भी काफी बारी बोला है, हमारी 2 मेन मील्स होती हैं, सुबह की और शाम की। हमें हर 2 मेन मील में कुछ ना कुछ कच्चा, कुछ ना कुछ नेचुरल खाना चाहिए। हमें फ्रूट्स और सैलेड के जो रेशियो है वो 1:1 का होना चाहिए या 2:1 का होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि 4:1, कि हम 4 गुना खा रहे हैं नॉर्मल खाना और शायद 1 गुना या 1/4 खा रहे हैं सैलेड। वो बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। हमें सैलेड, स्प्राउट्स, फ्रूट्स, क्योंकि ये सारा हमारा अल्कलाइन है, इसको जब हम शुरू से शुरू करेंगे तब जाके कहीं हमारे शरीर पे आएगा। और एक इन्होंने एक चीज और लास्ट में मैं बताऊंगी कि 2 चीजें इन्होंने बताई नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड। एक पाइनएप्पल जो हमारा होता है उसमें एक एंजाइम होता है ब्रोमिलिन। मैं भी शॉक थी इसको पढ़ के। इसका जब इन्होंने रिसर्च करा तो एक हमारी कीमोथेरेपी में ड्रग यूज होती है 5-फ्लोरोयूरेसिल, इससे कहीं 10 टाइम्स वो पोटेंट है, जो कि हमें पता नहीं है। पाइनएप्पल का कंजप्शन हमारे यहाँ है पर बहुत ज्यादा नॉर्थ में तो एटलीस्ट मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा है। साउदर्न साइड पे है, केरला वगैरह जहाँ पे ग्रो होता है, क्योंकि पर ये अलार्मिंग है कि एक पाइनएप्पल जैसा फ्रूट जिसमें एक एंजाइम है जो कि एक ड्रग जो हमारी यूज होती है उसके उससे कहीं ज्यादा। और एक उन्होंने साउथ अमेरिका में बताया था, एक पेड़ है ग्रेवियोला करके, जो 10,000 टाइम्स मोर पोटेंट है। तो ऐसा नहीं है, हमारे पूरे देश में, मतलब हमारे विश्व भर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और बार बार ही जैसे हमारी क्लास में भी अल्कलाइन वाटर के लिए डिस्कशन होता है, तो मैं उसके रिलेटेड भी कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी कि अगर हमारे पास, डेफिनेटली अगर हम कर सके तो करना चाहिए, पर अगर किसी को भी ये हो कि भाई हम कैसे करें, करें कि ना करें, पानी हम पानी से जो पेशेंट है उसी के लिए ले आए या मशीन लगाएं, कुछ सिंपल हम स्टेप्स कर सकते हैं। पानी में हम कुछ मिलाकर, जो नॉर्मल हमें है, लेमन
कोरिएंडर, मिंट, जो हमारा 2 लीटर पानी होता है उसमें 2 नींबू के स्लाइस काट के, कुछ पुदीने के पत्ते, कुछ धनिया के पत्ते, उनको हमें उसमें डाल के फ्रिज में रख लेना चाहिए, इन्फ्यूज कर लेना चाहिए। जब हम अगले दिन निकालें, नॉर्मल आ जाएगा वो रूम टेम्परेचर। उसमें वैसे तो लेमन हमारा एसिडिक होता है, बट उसका जो इफेक्ट होता है वो अल्कलाइन होता है। एक हम ये कर सकते हैं, एक हम पाइनएप्पल और बेसिल, बहुत आराम से हमारा सब ये अवेलेबल है, उसके भी स्लाइसिस काट के सेम इसी ढंग से हम अपने पानी को रख सकते हैं। लेमन वाला मैंने खुद स्टार्ट करा है, मैं बहुत पहले से ही पीती हूँ। तो एटलीस्ट कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि, क्योंकि आजकल जो मौसम है वो बिल्कुल आइडल है वैसे भी 3-4 महीने, और नींबू और पुदीना और धनिया तो हमेशा ही, ये एक चीजें एटलीस्ट सब करना शुरू कर दें जो हमारी कक्षा में है, कि 2 लीटर का पानी कोई पिए, पीने वाला, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, जो कुकिंग के लिए है या जो वॉश करने के लिए है, सब्जियां, वो तो है ही, पर एटलीस्ट कम से कम जो हम डायरेक्टली पानी पी रहे हैं वो तो एटलीस्ट हम अल्कलाइन बना लें उसे। सो इसी के साथ मैं आज अपना ये एंड करना चाहूंगी। आगे की कक्षा में मैं आगे के चैप्टर्स को लाऊंगी। प्रणाम। जी, थैंक यू डॉक्टर। और आपने बहुत अच्छा सेशन आप ले रहे हैं, मतलब इतनी सारे मेडिकल टर्म वो सब आपने पुराने के साथ साथ नई चीज़ें भी जैसे बता रहे हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी म्यूट थे आप सब लोग, क्योंकि बीच बीच में किसी का ऑन हो जाता है कभी कभी। डॉक्टर जी। स्वाति, ये कौन सी बुक है जिससे आप बता रहे हैं? ये रॉबर्ट राइट की है भाई साहब, अच्छा। किलिंग कैंसर नॉट पीपल। हाँ जी। किलिंग कैंसर नॉट पीपल, उसी के बुक के ऊपर चल रहा है। और इसमें जैसे स्वाति ने बताया कि वो अल्कलाइन, मैंने भी पहले सुना था कि वो नींबू डाल के ये डाल के जो कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हो पाता। स्वाति आप भी जानते हैं, और हम एक आदमी के विल लिए पावर चाहिए उसके लिए। क्या कहते हैं, विल पावर चाहिए उसके लिए, जैसे हम योगा के लिए आते हैं विल पावर वैसे नहीं, हमें चाहिए। एक्स्ट्रा विल पावर कोई, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना कि 20 दिन आप, मैं तो सिंपल, उससे भी सिंपल, वहां भी नहीं जाना, रहो 15 दिन 20 दिन रहो नारियल पानी और मौसमी जूस पर, मैंने रखा भी है, लोग रहे भी हैं। हाँ लेकिन जी, हाँ वो कोई 10,000 में एक करेगा, बल्कि उतना भी परसेंटेज नहीं है। और फिर हमें अपनी लाइफ के लिए, अगर हमें अपने जीवन के लिए, हेल्थ के लिए अगर हम अवेयर नहीं है, हम दूसरी जगह मोबाइल 50,000 का, 60,000 का, एप्पल का फोन देखो, आप देखोगे घर में, अगर एक घर में अगर आप फोन की कीमत ही अगर जोड़ लेंगे तो शायद पता लगेगा कि वो, और ये पानी, इसमें एक चीज और ऐड कर दूं स्वाति, ये पानी जो हम है बात कर रहे हैं, ये अल्कलाइन है नहीं, वैसे ये अल्कलाइज्ड है। हाँ, हाँ और अल्कलाइज में फर्क है, वो मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, आप फिर आप ही अच्छे से समझाएंगे। हाँ अल्कलाइन वो कोई भी हाँ। चीज ऐड करके हो रहा है, और अल्कलाइन, अल्कलाइज मतलब वो नेचुरल है। हम्म और फिर हम्म उसका जैसे पेस्टिसाइड हटाना और सब चीजें, वो सब चीजें उसमें नहीं संभव है। तो अगर हम सोचेंगे, देखिए हमें क्या है कि जब हमें कोई चीज करनी है तो वो फिर करनी है, उसके लिए फिर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं जब हम सोचते हैं। और वो कहते हैं ना, वो पावर जो हमारी अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस की पावर, जो पूरी कह रहे हैं ना हम, सृष्टि हमारे साथ में आ जाती है। तो हमें उस एंगल से सोचना है, और हमें अपने लिए कर रहे हैं हम, किसी दूसरे के लिए नहीं, हेल्थ हमारी है। प्राणायाम सुबह आप देख सकते हैं, आप आज इतने लोग, कम से कम 1,000 लोगों को मैसेज गया था, शायद 30 लोग भी नहीं थे आपका ये इतना इम्पोर्टेंट सेशन सुनने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि सब कर लेंगे, तो करना पड़ेगा, तो कहाँ करेंगे? आपको कहाँ लगता है? और घर में एक के लिए कर लेंगे, 10 5 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो मुश्किल है बहुत। तो आप अपने आप डिसाइड करें कि हमें क्या करना है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने मशीन लेनी है क्योंकि नहीं ले रहे, लेकिन आप इसको एनालाइज करना, सोचना, विचारना बहुत जरूरी है, ऑप्शन विचार। ऑप्शन हमें रखना पड़ेगा, ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर। जी, क्या कह रहे हैं? 70%, क्योंकि 70% हमारा शरीर पानी से ही बना हुआ है, ये एक ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हम इसे इग्नोर कर दें। बिल्कुल। हाँ, प्रतिमा जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ जी स्वाति जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपको बहुत ज्यादा आपके सेशन के लिए। और आज मैंने पूरी क्लास अटेंड करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका मुझे सुनना भी था तो मैंने सुना, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे मतलब आपसे जो नॉलेज मिलती है ना, वो बहुत काम की है। तो मैं सोचती हूँ कि सभी को ये चीज सुनना चाहिए। और
अमन भी करना चाहिए लोगों को। अगर आज की लाइफ ऐसी भाग दौड़ वाली है, और अगर हम इन चीजों से, नेचुरल चीजों से जुड़ जाएं, तो शायद हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और योग निद्रा भी आज मैंने पूरा सेशन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आप लोगों का कि अब मैं हर संडे जुड़ूंगी आपके साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक रूटीन लाइफस्टाइल आपका, आपको उसको आपने अपना एक लाइफस्टाइल बनाना है कहीं ना कहीं। और समाज में जितने लोग स्वाति जैसे या त्यागी जी जैसे जितना प्रसार कर पाएंगे इन चीजों का, शायद समाज उतना ही बेहतर होता चला जाएगा, फिजिकली भी और मोर ओवर मेंटली। क्योंकि आपकी फिजिकल जो भी हेल्थ होती है उसका आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर आता है। और अगर आप देखेंगे, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे, जितनी भी हम जो नोएडा में जैसे मैं रहता हूँ, तो यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ पे आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, सबसे ज्यादा दो जगह पे रश मिलता है हमेशा। एक जो जंक फूड वहां पे बन रहे हैं, आज की हमारी जो पीढ़ी है वो सब जो यहाँ पे योग करने आते हैं बाहर से, तो शाम को वहीं पे वो बाहर मैंने देखा है बैठ के खा रहे होते हैं सब जंक फूड। जितनी गंदगी होती है मेरे हिसाब से तो गंदगी है, माफी चाहूंगा। और उसके अलावा दूसरा रश होता है सबसे ज्यादा मेडिसिन की दुकानों पे। आप जाके देखिए, कभी भी एक्सपीरियंस करिए इस बात को। हर जगह अपोलो फार्मेसी, फलानी फार्मेसी, हर मार्केट जहाँ खुलती है उसके साथ ही दो दुकानें मेडिसिन की आ जाएंगी तुरंत। तो इतना ज्यादा अगर मेडिसिन का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब लोग कहीं ना कहीं बीमारियां ज्यादा उनको चल रही हैं, और उसका लाइफस्टाइल, मतलब लाइफस्टाइल ही सबसे पीछे उसका जिम्मेवार है। और यंग एज में आपको पता नहीं चलता, चलिए आप मैनेज कर जाते हो, लेकिन जब एज आपकी बढ़ती है तो जो पीछे जो आपने किया होता है, जो भी आप करके आए हो, वो आपका शरीर उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर साइन देने शुरू करता है, और फिर वो कई बार देर हो चुकी होती है। जी तो भाई साहब। बेहतर है कि जितना प्रसार हो पाए, जितना लोगों को पता चल पाए, वरना सब लोग नींद में ही हैं। भाई साहब ने तो केवल, मेरे ख्याल से आपने तो एक सप्ताह पानी पीने के बाद ही मशीन लगा ली थी तब। और ऐसे एसिडिटी आपको कितने सालों से थी भाई साहब? देखिए, मेरे पे दो एक्सपीरियंस है। मैं एसिडिटी पे बाद में आता हूँ। मेरे पिताजी का खुद का एक्सपीरियंस है, जो कि आयुर्वेद की बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे। जब वो 75 ईयर्स तक बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन थे, और बिल्कुल दौड़ते भागते थे अमृतसर में, पूरे शहर का राउंड लगाते थे रोज, वॉक इन, मतलब पैदल चल के 8-9 किलोमीटर। तो वो उनको जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो वो जब मेरे पास उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो हम यहाँ बुलाया था उन्हें, हमने धर्मशिला में लेके गए थे। और डॉक्टर ने बताया था कि इनकी लाइफ 3 से 4 महीने से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो पूरे फैल चुका था, उनका लास्ट स्टेज था, फोर्थ स्टेज जिसको बोलते हैं, एडवांस स्टेज, है ना। हम्म। तो उन्होंने डॉक्टर ने जब बोला था, तो मैं जमीन पे गिरा था, क्योंकि वो बाहर फोन पे ऊंची लाउडली, वो पंजाबी लाउडली अपने दोस्त से लगे हुए थे बाहर, और ये है वो है, हम आ रहे हैं कल वापस, ये वो। और मेरा, मैं जमीन पे गिर गया सुनते ही कि 3-4 महीने से ज्यादा लाइफ नहीं है। तो मैंने कहा भी इनका क्या आगे, बोले जी इमीडिएटली आप, इनकी एज में पता नहीं हम फायदा करेंगे या नुकसान करेंगे, केमो शुरू करेंगे, तो मुझे नहीं पता कि फायदा होगा या नुकसान होगा इनका। तो वो, लेकिन पिताजी हमारे फिर उसके बाद बहुत हॉस्पिटल्स में भागे, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल था, फिर उसके बाद ये हम जीबी पंत और पता नहीं कहाँ कहाँ मैं भागा उनकी रिपोर्ट्स लेके। लेकिन क्योंकि वो खुद, उन्हें समझ थी सारी, पढ़े लिखे इंसान थे, और उनको आयुर्वेदिक की बहुत नॉलेज थी चीजों की। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तुम जो भी कर रहे हो कर लो, लेकिन मैं वो जो यहाँ से लेते हैं, क्या बोलते हैं, मैं टर्म नहीं वो ले पा रहा हूँ, तो वो मांस का टुकड़ा, हाँ, तो वो बायोप्सी। बायोप्सी। बायोप्सी, हाँ जी, तो वो उसको उन्होंने बोला मैं नहीं करवाऊंगा, उन्होंने मना कर दिया था। वो हम्म। बोले मैं अपने शरीर पे कट नहीं लगने दूंगा, जिस दिन मुझे कट लगेगा ना, मैं 10 दिन से ज्यादा नहीं जीऊंगा, मेरी बात याद रखना। तो फिर वो बोले कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे वापस जाने दो, और मैं बुक लिख रहा हूँ, तो मैं बस वो बुक अपनी लिखना चाहता हूँ। और वो वापस मतलब भैया मेरे लड़े इस बात पे कि इनको इस स्थिति में वापस कैसे भेज सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ये इन्हें जाने दो, इनका सारा सर्कल वहां पे है, हम लोग वहां हम्म। जाएंगे उल्टा। हमने रूटीन बनाई फिर अपनी, हम भी जाते थे मिलने, वो भी आते थे। वो 3.5 साल उन्होंने उसके बाद जिंदा हम्म। रहे। वो अपने हम्म। ट्रीटमेंट खुद करते थे, कुछ पारा वगैरह, पारा को उन्हें शुद्ध करना आता था, हम्म। पारा लिक्विड फॉर्म में होता है ना, उसको ठोस नहीं बना सकते आप, उन्हें ठोस हम्म। बनाना आता था, कोई विधि होती है स्पेसिफिक, जो उन्होंने सीखी हुई हम्म। थी अपने बच्चे यंग एज में। वो हम्म। उसकी कुछ खाते थे, एक बार उनकी बाजू पूरी काली पड़ गई थी, वो आए थे जून के महीने में, बोले अभी गर्मी बहुत है, मैं दवाई बहुत गर्म ले रहा हूँ, तो मुझे पता था ये मुझे होगा, जो बाजू उन पे हो रखा था। और वो पता नहीं क्या, वो उनको पता था, वो क्या ट्रीटमेंट अपना खुद ही कर रहे थे, सेल्फ ट्रीटमेंट था उनका। 3.5-4 साल जिंदा रहे वो। उसके बाद उनको जब पीलिया हुआ, फिर वो गांठ वांठ, तो हम यहाँ पे लेके आए, धर्मशिला में एडमिट किया, डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, ये हम स्टेंट डालेंगे ठीक हो जाएगा। बट 15 दिन के अंदर वो
खत्म हो गए थे यहाँ पे। उन्होंने बताया था कि जिस दिन मुझे कट लगेगा मैं जिंदा नहीं रहूंगा, ये उन्होंने बोल दिया था पहले ही। तो मेरा मैं कहने का मतलब ये कि डॉक्टर को जब मैंने ये पूछा है, उसी डॉक्टर को स्पेसिफिक कि आप तो 3 महीने कह रहे थे, तो 3.5 साल काटे हैं इन्होंने। तो बोले ये तो मिरेकल है, बस वो ये मिरेकल बोल के खत्म कर दिया उन्होंने। और मोरोवर उन्होंने जब स्टेंट बोला था, तो वो स्टेंट, वो बोले कि कुछ नहीं, ये स्टेंट डलेगा आपका 70-80 हज़ार रुपए लगने हैं, और ये 2 दिन में अभी इनका फिलहाल का ये पीलिया वगैरह का जो है वो ठीक हो जाएगा। बट जब वो लेके गए और ऑपरेट करके आए, बाहर आए, तो पता चला कि उन्होंने, वो बोले कि इनका तो अंदर पानी भरा हुआ है। हमने जब खोला है, उन्हें खोलना पड़ गया स्टेंट से, वो हुआ नहीं था शायद, वो बाइल डक्ट जो होती है वो खुली नहीं, तो उन्हें ऑपरेट कर दिया बिना। और उसमें जब ऑपरेट किया तो फिर वो बोले अंदर पानी बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या, कह रहे ये हफ्ता 10 दिन से ज्यादा आप जिंदा नहीं रहे। तो मैंने कहा ऑपरेट क्यों किया गया? बोले आप मेडिसिन वाले डॉक्टर से बात कीजिए, उन्होंने रेफर करा हुआ है हमें। तो मैं तो सर्जन हूँ। तो मतलब वो बड़ा एकदम शॉकिंग था सब कुछ, बहुत बैड एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो सारी चीजें। तो मतलब जितना शरीर को आप बचा के चले, जितना हॉस्पिटल से दूर रह पाए, आपके लिए बेहतर है। वो तो जी है ही। प्रिवेंटिव तो ऑलवेज, एक्चुअली यहाँ पे तो इतना नहीं है, हमारी कंट्री में हमारी पॉपुलेशन बहुत है, बाहर तो प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव एक अलग ही स्ट्रीम है, और उस पर बहुत काम हो रहा है, क्योंकि इतना ऑलरेडी वो फेस कर चुके हैं। तो और प्रणाम। पानी का जो आप कह रहे थे त्यागी जी, पानी का जो था वो ये था कि एक्चुअली मुझे डेंगू हुआ था 2011 में, और 5,500 प्लेटलेट्स रह गए थे मेरे, डाइजेस्टिव ट्रैक बंद हो गया था पूरा मेरा। और वजन मेरा एकदम गिर गया था। और त्यागी जी को पता है, वो साथ रहे उस दौरान, उन्हें पता है चीजें, मैंने कैसे वो लाइफ मेरी बची थी। फिर मैं उसके बाद दोबारा से रिकवर किया खुद को, मैंने योग रेगुलर मैंने हाथ पकड़ के रखा त्यागी जी का, तकरीबन मेरे ख्याल में 1-1.5 महीना शायद मौसमी मौसमी पे रहा था ज्यादातर मैं। और साथ में योग किया बहुत दबा के, क्योंकि जिंदा रहने की ललक जो होती है इंसान को करवाती है कई बार। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जिंदा रहना होता है कई बार, आपने उनके लिए सरवाइव करना होता है। तो वो शायद वो ललक बचा गई मुझे, वरना ऑलमोस्ट मैं फिनिश था। और वहां से फिर वापसी करी। और लेकिन मेरा लीवर जो था वो, क्योंकि एसजीपीटी एसजीओटी मेरे 3200-3300 के लेवल टच कर गए थे उस दौरान, तो लीवर बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हो गया था। वो आज भी उसका शायद असर बचा, बाल बाल झड़ गए, शरीर ढीला हो गया। जबकि पहले भागता भागता था, बहुत फिट एंड फाइन रहता था मैं। बट लाइफ बच गई। अब उसमें यह है कि मेरे पे, क्योंकि लीवर मेरा पहले की तरह नहीं रहा, कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट आया मेरे पे। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन जब से मैंने ये त्यागी जी से मैंने, इन्होंने जिक्र किया था, तो मैंने पहले पानी लेकर यूज किया था। तो उस पानी से मुझे सबसे पहला ये असर आया कि मैं ओकेजनली, हालांकि मैं मेडिसिन बहुत अवॉइड करता हूँ, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि कभी कभी मुझे इतनी तेज एसिडिटी या वो प्रॉब्लम होती थी, तो पेंटिसिटी या रेंटीडन कोई ना कोई लेना पड़ता था, जबकि मैं अवॉइड करता हूँ ये। तो अभी उसका, मैंने जब जैसे ये पानी लेना शुरू करा, मुझे एक इफेक्ट नजर आया कि मुझे एसिडिटी लेवल्स मेरे बहुत मतलब नॉर्मल पे चलेंगी चीजें ऑलमोस्ट। वो जो एक फर्क पड़ा, तो मैंने सिर्फ वही एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से मशीन लगवा ली थी। बट उसके बाद उसके और भी बेनिफिट्स बहुत तरह के आए हैं हमें। वो मतलब जैसे आप अगर मान लीजिए, आप, मैंने देखा कि 11.5 का इसका पानी जो होता है, वो अगर आप उसमें चावल या दाल या कोई भी चीज आप भिगो के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के बाद अपने आप वो आपका पानी काला मिलेगा आपको। अभी तो पैर काले होते हैं ना, आप पैर वाला हाँ बताते हाँ। हैं। और पैर का जो है वो भी मैंने 4 दिन पहले मैंने पाँव में उसमें डुबोए हुए थे। अभी मैंने ये पहली बार एक्सपीरियंस किया था ये वाला। तो वो मैंने ना, तो उनको, मतलब साफ पैर है मेरे, बिल्कुल साफ सुथरे पैर है, नहा धो के बढ़िया से उसको सारा हाइजेनिक रखता हूँ। लेकिन मैंने जब उसमें रखा, 15 मिनट बाद निकाल दिया मैंने तो तले के लिए किया था, कि वो बता रहे थे ना कि पेन पे फर्क इफेक्ट करता है ये। लेकिन वो पानी, वो भी एकदम से पता नहीं अपने आप ही वो, मतलब उसमें से तो उसका रंग गंदला हो गया अपने आप ही। तो कहीं ना कहीं वो चीजों के बहुत अलग अलग, चीजों के अलग अलग फायदे हैं। जीरो वोल्ट थेरेपी आपने सुना होगा। जीरो वोल्ट थेरेपी, जो बॉडी को जीरो वोल्ट पे लाना। तो वो रिसर्च है, अभी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला मैं कि बॉडी को अगर निगेटिव पे ले आएंगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज है बॉडी के अंदर, तो वो प्रॉब्लम करता है। तो वो करीब जो इन्होंने 11.5 वाला बोला, वो लगभग मतलब नॉर्मल जो 7 pH है उससे करीब 1000 गुना, क्या उससे भी ज्यादा पावरफुल पानी होता है वो। तो वो उसमें निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है, वो लगभग 700-800 माइनस इतना मिली वोल्ट। अब उसमें जो पैर डाले, वो मैंने पहले अंगूठे पे किया था अपने, तो मैंने भाई साहब को बोला कि, मैंने कहा आप वो करके देखो जरा। तो इन्होंने कहा तो दूसरे तरीके से था वो, लेकिन वो कह रहे कि वो चावलों में सर उसमें से तो उतर ही ना, मेरे पैरों में से कहाँ से निकल गई गंदगी, मेरे तो थी ही नहीं।
तो वो इनका एक अनुभव हुआ। तो कुछ चीजें बाई एक्सीडेंट हो जाती है ना। चलिए। माँ को हमने पानी देना तो शुरू किया है, जी और ये इनको भी भरोसा बहुत ज्यादा है कि दवाई ना लेके, हालांकि डॉक्टर ने मुझे फिर कहा है कि एक बार माँ को लेके आओ और हम उन्हें समझाएंगे कि कीमो के लिए तैयार करेंगे। तो हमने कहा ले तो आएंगे हम, लेकिन वो तैयार बिल्कुल नहीं है। और जी पानी तो खैर पी रही हैं। और ये पाइनएप्पल वाला जो डॉक्टर साहब ने बताया है, ये हमारे पास किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था कि पाइनएप्पल को गर्म पानी में थोड़ा सा डाल के फिर वो पानी पिए तो वो इफेक्टिव होता है। अब कितना सही है कितना गलत है, तो इसका मतलब पाइनएप्पल का भी थोड़ा सा। मैं उसमें एक ऐड कर दूं। सुरेंद्र जी, आप उसको क्या करिएगा, उसको छील के काट लीजिएगा और जो 9.5 का पानी है उसमें डिप करके रखिएगा 15 मिनट। जी जो पाइनएप्पल है वो पूरा का पूरा रिचार्ज हो जाएगा, मान लीजिए ताजा हो जाएगा। हम कहते हैं ना हम्म ताजा ताजा हमें कुछ मिलता ही नहीं, तो जैसे ही उसमें डालेंगे उसको चार्ज हो जाएगा, फिर उसको पानी समेत उसको जूस बना के दीजिए आप। जी ठीक है ना। आप दूसरे फ्रूट्स भी ऐसे ही दे सकते हैं उनको, लेकिन वो पानी को फेंकना नहीं है। जब काट के डालेंगे, जब बिना कटी कोई चीज डालते हैं तब तो उस पानी को फेंक सकते हैं, लेकिन हमने काट दिया तो उसके सारे प्रोटीन विटामिन जो भी उसके जितने भी उसमें तत्व हैं वो सारे उस पानी के साथ आ जाते हैं, तो उस पानी को फेंकना नहीं। आप इसको करिए करिए आप। जी। ठीक है ना। और बाकी चाय तो ये नहीं अब पीती हैं। जी नहीं, अब हमने चाय कहा छाछ पिया चाय करो। पीनी भी है तो वो हमने हुंजा टी उस पर डाली हुई है, उसको पी सकते हैं। पुदीना, तुलसी के पत्ते, गुड़, दालचीनी, उसको आप चाय इनको दे सकते हैं। वो इंजा की। मैं दोबारा भी आप मेरे से ले सकते हैं अगर आपके पास कहीं मिस हो गया है तो। जी चलिए ठीक है जी। और किसी का कुछ बोलना है तो, पूछना है तो? नहीं, चलिए अब